हेलो स्टूडेंट, लास्ट टर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ध्यान देखिए क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट टर्म में सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंड सेकेंड टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ओके। फिर उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने देखा था कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कैसे थे? इरेगुलर पैटर्न में थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर कैसा था? एनाइसोट्रोपिक, उसका कैसा था? आइसोट्रोपिक। अब इसके जरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जरा देखिए कौन कौन से है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्वार्ट्ज, डायमंड। ठीक, क्वार्टस NaCl में जो पैटर्न्स होंगे कॉन्स्टिट्यूट्स के, वो कैसे होंगे? रेगुलर पैटर्न में। और इसमें कैसे होंगे? इररेगुलर पैटर्न में होंगे। तो जरा देखो, कुछ ऐसे दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए ये पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हो रहे हैं। यहां पर देखिए सभी पार्टिकल कैसे हैं? एक रेगुलर पैटर्न पे दिखाई दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है। क्वार्टस डायमंड में पार्टिकल्स कैसे होंगे? इररेगुलर पैटर्न्स। ठीक है, तो देखो इररेगुलर पैटर्न का कोई भी कैसा भी हम लोग डिफरेंट शेप बना सकते हैं। ठीक, तो देखो कैसा बनाते हैं। यहां पर पार्टिकल्स देखिए कैसे अरेंज है? इररेगुलर पैटर्न्स में। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है किसको? रेगुलर पैटर्न के लिए। और ये फॉलो करता है किसके लिए? इररेगुलर पैटर्न्स के लिए। एमॉर्फस सॉलिड के और भी एग्जांपल हैं जिनको आप जानते हैं क्या है? जैसे आपका रबर है, प्लास्टिक है और ग्लास है। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड के हमारे और भी एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास है। ठीक है, ओके। तो इतना पॉइंट क्लियर होता है आप लोगों का? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी है आपके जो पार्टिकल है वो कैसे हैं? एक रेगुलर पैटर्न पे हुए हैं और ये कैसे हैं? एक इररेगुलर पैटर्न पर अरेंज है। ठीक है, ओके। इसको देखने के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ठीक है, इसको चेक करने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो सिंपल सा होता है, ए रेगुलर पॉइंट अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल इन स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल इन स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यानी कि आप एक पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट कीजिए, वो भी कैसा? 3 डायमेंशनल कीजिए। ठीक है, फिर उसी को हम लोग नाम देंगे क्या? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो आपको पॉइंट का अरेंजमेंट करना है, वो भी कैसा? 3 डायमेंशनल, वो भी किसमें? इन स्पेस में। तो जरा देखो कैसे
करते हैं हम लोग, सिंपल सा पॉइंट को अरेंज कर देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये देखिए ये पॉइंट्स मैंने अरेंज कर रहा है, ठीक है। ये अरेंज हो गया, ठीक है। तो बात को आप लोग समझ रहे हैं क्या? तो देखिए ए रेगुलर पॉइंट अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल। तो ये पॉइंट जो मैंने ऐसे बोर्ड्स में दिखाए हुए हैं, तो इनका मतलब ही है कि ये पॉइंट जो अरेंज किए जा रहे हैं 3 डायमेंशनल अरेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। और जब भी पॉइंट को आप 3 डायमेंशनल अरेंज करेंगे तो उसी का नाम क्या होगा? क्रिस्टल्स लैटिस, ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट दिखाएं। अब क्रिस्टल लैटिस के बाद हम लोग देखते हैं क्या? यूनिट सेल। तो देखिए जरा, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। यूनिट सेल बहुत ही सिंपल सा होता है। क्या होता है? यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल टू गिव ए होल, ठीक है। मतलब यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, उसको जब 3 डायमेंशनल रिपीट किया जाएगा तो वो हमको एक होल देगा, और उसी होल का नाम क्या होगा? यूनिट सेल। तो जरा देखो, इस पॉइंट को हम लोग रिपीट करते हैं, वो भी कैसा? 3 डायमेंशनल। तो जरा देखिए, ये रिपीट किया, इस पॉइंट को इससे रिपीट किया, और इस पॉइंट को इससे रिपीट किया, इस पॉइंट्स को इससे रिपीट किया, और इस पॉइंट को इससे रिपीट किया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, और इस पॉइंट को इससे मिलाइए, और इस पॉइंट को इससे मिलाइए, और इस पॉइंट को इससे, और इस पॉइंट को इससे, ठीक है। तो देखिए, एक आपको होल मिला कि नहीं मिला? इसी को ही हम लोग क्या नाम देंगे? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल समझ गया? यूनिट सेल क्या है? सिंपल सा फंडा है, ठीक है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल टू गिव ए होल। तो जब आप पॉइंट को 3 डायमेंशनल रिपीट करेंगे, ठीक है, 3 डायमेंशनल, तो आपको एक होल मिलेगा, और उसी का नाम क्या होगा? यूनिट सेल, ठीक है, ओके, यस। तो जा देखिए, अभी देखा क्रिस्टल लैटिस, अब देखा यूनिट सेल, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दे आर 2 टाइप। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट, वन है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम ही हम लोग देंगे क्या? सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर यूनिट सेल देखिए हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक हमारा होगा फेस सेंटर्ड। फर्स्ट वन क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड वन हमारा क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
सेल। एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमारे 2 टाइप के हो गए हैं। एक हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक हो गया सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग नाम देंगे क्या, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल हमारे कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया और एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। ठीक है, अब सभी का हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली डिस्कस will be about simple primitive unit cell. Write down, जल्दी से नोट करो। ओके, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, तो देखिए सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्या, सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल बनाते हैं। तो यूनिट सेल कैसा बनाएंगे, एक क्यूबिक होल के फॉर्म में, क्यूबिक होल के फॉर्म में बनाएंगे यूनिट सेल को। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओके। ये है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें हम लोग देखते हैं सिंपल प्रिमिटिव। तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्या, तो सिंपल सा, द पॉइंट लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। जब भी पॉइंट को लोकेटेड किया जाए किस पर, कॉर्नर ऑफ क्यूब पर। ठीक है, पॉइंट से मतलब आपको जान लेना है यहाँ पर एटम्स की बात हो रही है या मॉलिक्यूल्स की या फिर आयंस की। या तो एटम लोकेट किए जा रहे हैं या मॉलिक्यूल लोकेटेड किया जा रहा है या फिर आयंस। ठीक है, ओके, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो जरा देखिए सिंपल प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम कहां पर होंगे, एट ए कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो देखिए कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट कॉर्नर होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 8 कॉर्नर है। अब हमको इसमें निकालना है क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, कि इस क्यूब में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो याद रखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक, तो जरा देखिए इस क्यूब के कॉर्नर को देखिए, सपोज इस क्यूब के कॉर्नर पर एक स्पेयर रखा हुआ है, ये एक बड़ा सा देखिए स्पेयर रखा हुआ है। ठीक है, ओके, अब आपको देखना है कि ये कॉर्नर और कितने कॉर्नर से ज्वाइंट हो सकता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान देखिए इस कॉर्नर को 2 क्यूब नीचे होंगे सामने की ओर। ठीक है, और 2 क्यूब कहां होंगे, पीछे की ओर। तो इसकी सरफेस पर यानी कि नीचे कितने क्यूब होंगे, 4। ऐसे ही 4 क्यूब कहां होंगे, ऊपर होंगे। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस स्पेयर में, ठीक है, इस कॉर्नर पर एक स्पेयर मैंने ऐसे रख दिया है,
और इस स्पेयर का मतलब ही क्या है, एटम। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये कॉर्नर और कितने कॉर्नर से ज्वाइंट हो सकता है। ठीक है, ओके, तो जरा देखो ध्यान से, इस कॉर्नर में नीचे 4 क्यूब हो सकते हैं, 2 आगे 2 पीछे। ठीक है, और 4 ऊपर हो सकते हैं, तो टोटल ये कितने से ज्वाइंट होगा, 8 से। ठीक है, तो ये कॉर्नर 8 से ज्वाइंट होगा, और इस कॉर्नर पर एक स्पेयर रखा हुआ है। कितना रखा हुआ, एक स्पेयर। तो जरा देखो कैसे करते हैं, एक कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विद द 1 स्पेयर। तो यहां पर लिख लीजिए, एक कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ 1 स्पेयर। ठीक है, तो इज इक्वल कितना लिखा, बात को समझे। ठीक है, एक कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ 1 स्पेयर। ठीक है, तो 1 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ कितना होगा, मैथ्स का रूल लगा दीजिए। तो सिंपल सा मैथ्स का रूल है, 1 into 1 और 8 से डिवाइडेशन। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/8। तो रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि इस क्यूब का हर कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है एक स्पेयर के साथ, कितना, 1/8। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैथ्स के स्टूडेंट जो हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक कॉर्नर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है एक स्पेयर के साथ, कितना, 1/8। ठीक है, तो ये कॉर्नर का जो स्पेयर है, जो कॉर्नर में स्पेयर रखा है एक कॉर्नर में, तो वो स्पेयर कितना है, 1/8। ठीक है, मतलब प्रत्येक कॉर्नर में इस स्पेयर का कितना पार्ट होगा, 1/8। ठीक है, ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑफ कॉर्नर विथ 1 स्पेयर। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑफ कॉर्नर विथ 1 स्पेयर कितना है, 1/8। ठीक है, तो जरा देखिए, 1 कॉर्नर कॉन्टेक्ट विद 1 स्पेयर इज इक्वल किसके साथ, 1/8। तो अब कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इसको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ओके, तो देखिए 1 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड with 1/8। तो 1 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना हो रहा है, 1/8 विथ किसके साथ, 1 स्पेयर के साथ। ठीक है, ओके, तो 8 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ इज इक्वल किसके होगा, 1/8 इंटू 8। 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 से 8 कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो सिंपल प्रिमिटिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। ठीक है, ओके, तो इस बात को फिर से समझ लीजिए। ठीक, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर। ठीक है, और क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके, ये होते हैं। फिर इसके बाद आपको चेक कर लेना है, क्या चेक कर लेना है, कि इस कॉर्नर पर एक स्पेयर रख दिया है, वो स्पेयर हमारा क्या है, एक एटम है। फिर आपको एज्यूम कर लेना है कि ये कॉर्नर कितने और क्यूब से ज्वाइंट हो सकता है। तो ये कॉर्नर नीचे 4 क्यूब से और सट जाएगा, 2 आगे 2 पीछे, और 4 इसी के ऊपर लगा दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो ये कॉर्नर 8 से सट जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, कि कॉर्नर जो है एक स्पेयर के साथ कितना कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो मैंने देखा ये है, तो 8 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ 1 स्पेयर, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो 1 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ कितना होगा, 1/8। ठीक है, तो प्रत्येक कॉर्नर कितना कॉन्ट्रीब्यूटेड हो रहा है स्पेयर के साथ, 1/8, यानी कि स्पेयर का
1/8 पार्ट कहां पर है? कॉर्नर के अंदर है, यानी कि कॉर्नर पर उपस्थित है। तो स्पेयर का 1/8 पार्ट कॉर्नर पर उपस्थित है। तो एक कॉर्नर पर स्पेयर कितना मिल गया? 1/8। अब हमको निकालना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, कि कॉर्नर पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो बस लिख दीजिए, वन कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विद कितना? 1/8। मतलब कॉर्नर पर स्पेयर का कितना पार्ट है? 1/8। बात को समझ गया? ठीक है, ओके। तो एक कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विद कितने के साथ? 1/8 इंटू 8। हल सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1। यानी कि कॉर्नर पर जो स्पेयर रखा है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1। ठीक है, तो 1। तो यहाँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है? 1। इस स्पेयर को ही नाम क्या दिया गया है? एटम। और यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रत्येक कॉर्नर पर एटम की संख्या कितनी होती है? 1/8। समझ गए ना? ओके, यस, समझ गए ना सभी लोग? सभी को पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सभी का पॉइंट समझ गया कि समझ गया? बहुत ही अच्छे से, ठीक है, ओके। तो बस इतना ही आपको समझना है, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम कितना होगा? 1/8। ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम कितना होगा? 1/8 होगा। और कॉर्नर पर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए जल्दी, पॉइंट के लिए। अभी हम लोगों ने निकाला क्या कि कॉर्नर पर एटम कितना होता है? 1/8। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1। ठीक है, और सिंपल प्रिमिटिव में कॉर्नर कितने आपको दिखाए गए हैं? 8। कितने दिखाए गए? 8। और आप जानते हैं एटम कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। number of simple primitive unit cell, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो जरा देखिए सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा होता है, नो टॉक। ये है आपका सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप जानते हैं, ठीक है, एटम कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर। ठीक है, एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सिंपल सा होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ स्पेयर और कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ स्पेयर, ठीक है, जो हमारे नियरेस्ट नेबर स्पेयर होंगे वही रिप्रेजेंट करेंगे क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर को। ओके, तो देखो इस पॉइंट को, देखो ये पॉइंट कितने पॉइंट से ज्वाइंट हो सकता है? ठीक है, जब देखो ध्यान से, इस पॉइंट को ये कितने पॉइंट से ज्वाइंट हो सकता है? ये पॉइंट एक साइड वाले से ज्वाइंट हो जाएगा। देखो ज्वाइंट हो गया, जो है यस, ठीक, ओके। एक ऊपर वाले से ज्वाइंट हो जाएगा, तो एक नीचे वाले से हो जाएगा। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। तो देखिए कितने से ज्वाइंट हो गया? 1 2 3, और एक आगे वाले से ज्वाइंट हो जाएगा, तो कितने हो गए? 4। तो एक इसके पीछे भी तो होगा, तो कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। तो देखो ये कितने से ज्वाइंट हो रहा है? एक साइड में लगा हुआ है तो 1, एक ऊपर लगा है तो 2, और एक इधर लगा है 3,
इधर लगा है 4, एक इधर लगा है 5 और एक इधर लगा हुआ है 6। तो ये एटम कितने और एटम को टच करेगा? एक इस एटम को टच करेगा, एक इसको टच करेगा, एक इसे और एक इस एटम को टच करेगा और एक इस एटम को टच करेगा। ठीक है, तो ये एटम जो है नियरेस्ट नेबर एटम को कितना टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी यूनिट सेल होगा वो कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। बात को समझते हैं? ओके, ठीक है। अभी